नमस्ते दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समास का तत्पुरुष समास का दूसरा भाग यानी हमने तत्पुरुष समास के कर्मधारय तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास और यह यहाँ तक देखा। अब हम देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास। जिस तरह से कारक विभक्ति कारक इसमें आती है उसी तरह यह कारक का ही एक प्रकार है तत्पुरुष समास। यहाँ पर कारक की विभक्तियों का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। उसी तरह अब तीसरा प्रकार है जिसका नाम है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक विभक्ति में से का समाविष्ट होता है और यह से अलग होने का बोध कराता है। इसीलिए इस अपादान तत्पुरुष समास में अलग होने की भावना को दर्शाया जाता है। देश निकला, देश से निकाला हुआ मतलब देश से वो अलग हो गया, यहाँ अलग होने का भाव हो रहा है। इसीलिए ये जो से अपादान कारक में से जो विभक्ति आती है वो अलग होने का भाव दर्शाती है। और करण तत्पुरुष समास में भी से इस विभक्ति का उपयोग किया जाता है, पर वहाँ पे जो से आता है वो किसी दोनों में संबंध दर्शाता है और दोनों में एक जोड़ने का काम करता है, पर अपादान कारक में यह अलग करने का कार्य करता है। इसीलिए दोनों में जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो समझ लेना करण जो है वो जोड़ता है और अपादान जो है वो अलग कर लेता है। धनहीन, धन से हीन मतलब धन का और उसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे अलग होने का भाव दे रहा है, धन से अलग होने की एक सूचना मिल रही है। इसीलिए यहाँ पे धनहीन यह शब्द बन गया है। इसमें हमने से इस विभक्ति को निकाल दिया गया है। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट से निकाल दिया गया। भय से भीत यानी भयभीत। कर से मुक्त से इस विभक्ति का लोप करके कर मुक्त इस तरह से समस्त पद बनाया जा सकता है। और यहाँ पर उसी तरह शब्द बनाए गए हैं। गुणहीन, गुण से हीन। धर्मश्रेष्ठ, धर्म से श्रेष्ठ। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। धर्म से विमुख, धर्म विमुख। इस तरह से यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास में विभक्ति से इसका लोप करके समस्त पद को निर्माण किया गया है। संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण में दिया गया है गंगा जल, गंगा का जल। अब जल है पर किसका है? गंगा का। इस का, के, की इस कारक विभक्ति का लोप किया जाता है। इस कारक विभक्ति का लोप किया जाता है और शब्द को लिखा जाता है। जैसे गंगा का जल, इसमें का इस विभक्ति को निकाल दिया गया, बचा क्या? गंगा और जल, गंगा जल यह शब्द बन गया। यानी समस्त पद बनाते समय विभक्ति को निकाल दिया गया है। इस तरह से आप आगे भी सभी शब्दों में से का, की, के अगर यह समस्त पद में आता है, समास विग्रह में आता है, तो इसे निकाल के हम इसका समस्त पद बना सकते हैं। गंगा का तट, गंगा तट। देश का वासी, देशवासी। स्वास्थ्य की रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा। राज्य की भाषा, राज्य भाषा। घोड़ों की दौड़, घोड़ दौड़। जीवन का साथी, जीवन साथी। पूंजी, पूंजी का पति, पूंजीपति। पर के अधीन, पराधीन। राजा का कुमार, राजकुमार। देव की मूर्ति, देव मूर्ति। छात्रों का आवास, छात्रावास। यहाँ पर आपको का, के, की यह विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया हुआ दिखाई देगा। अधिकरण तत्पुरुष समास। अब यह अंतिम तत्पुरुष समास का अंतिम उदाहरण है जिसका नाम है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति होती है में और पर। इन दोनों शब्द विभक्ति से शब्द बनाया जाता है, तत्पुरुष समास पहचान में आता है। इसे लोप किया जाता है और समस्त पद बनाया जाता है। उदाहरण तौर पे आनंद मग्न।
आनंद में मग्न, यहाँ पर में को निकाल दिया गया है। आनंद में मग्न यानी आनंद मग्न। ग्राम में वास यानी ग्रामवास। दही में वड़ा यानी दही वड़ा। दान में वीर दानवीर। ध्यान में मग्न ध्यान मग्न। कर्म में वीर कर्मवीर। व्यवहार में कुशल व्यवहार कुशल। जग पर बीती जग बीती। आप पर बीती आप बीती। कार्य में कुशल कार्य में कुशल कार्य कुशल। सिर में दर्द सिर दर्द। लोक में प्रिय लोकप्रिय। ग्रह में प्रवेश गृह प्रवेश। धर्म में वीर धर्मवीर। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। आप पर बीती आप बीती। रण में कौशल्य यानी रण कौशल्य। इस तरह से में और पर इस विभक्ति का लोप किया जाता है और समस्त पद बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समास के तत्पुरुष समास इस प्रकार के उदाहरण और उसके सब उपप्रकार यह आपको समझ में आए होंगे। अब देखेंगे हम द्विगु समास। द्विगु समास में यह तत्पुरुष समास जैसा ही एक बड़ा समास है। यानी समास के प्रकार में हमने पहला देखा कर्मधार अव्ययी भाव समास, दूसरा देखा तत्पुरुष समास और ये तीसरा है जिसका नाम है द्विगु समास। चलो तो हम द्विगु समास में देखेंगे। द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है वह संख्यावाची होता है और उसमें विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण तौर पे नवरत्न नवरत्न यानी नवरत्नों का समाहार। नवरात्रि यानी नवरात्रों का समाहार। दोराहा यानी दो राहों का समाहार। त्रिभुवन तीन भुवनों का समाहार। त्रिवेणी तीन वेणियों का नदियों का समाहार। चारपाई चार पायों का समाहार। पांच अम्मों का समाहार पंजाब। नवग्रहों का समूह नवग्रह। दूसरा प्रहर यानी दो प्रहर। तीन रंगों का समाहार यानी तिरंगा। तीन फलों का समूह यानी त्रिफला। चार राहों का समाहार यानी चौराहा। पंचतंत्रों का समाहार यानी पंचतंत्र। 7 दिनों का समूह यानी सप्ताह। यहाँ पर देखिए सभी शब्दों के सभी समस्त पद के पहला पद जो है वो क्या है संख्यावाची है। 9 2 3 3 4 5 9 2 3 4 5 7। यहाँ पर सभी पदों के समस्त पद में पहला पूर्व पद जो है वो संख्यावाची है, इसीलिए इस समास को पहचाना जा सकता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और यहाँ पर जो शब्द होते हैं तो ये समाहार और समूह का इस्तेमाल करके इस शब्द समूह को यानी इस समास को लिखा जाता है या पहचाना जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण तौर पे हमने देखा है नवरात्रि नवरत्न दोराहा त्रिभुवनी त्रिवेणी चारपाई पंजाब तिरंगा त्रिफला चौराहा पंचतंत्र सप्ताह सप्तरंग नवरंग नवग्रह। इस तरह से चौमास शताब्दी चतुर्भुज त्रिकोण ये सारे द्विगु समास के उदाहरण कहलाते हैं। तो अभी आप आशा करता हूँ आपको द्विगु समास समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। धन्यवाद।